स्वागत आप सभी का। बड़ी खबर की सबसे पहले बात, द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। 99 वर्ष की आयु में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के पास बने झोतेश्वर धाम में आज अंतिम सांस ली। जैसे ही स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर बाहर आई, भक्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आश्रम में बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंचे हैं। शंकराचार्य के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और शोक जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी जी को सनातन धर्म के शलाका पुरुष और संन्यास परंपरा के सूर्य बताया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, तो जैसा भी होगा हम आप। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप धर्म के लिए? हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी क्षति मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दो पीठ के आचार्य थे, ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया। तो नरसिंहपुर से इसी मामले में जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें कि कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। उनके चाहने वाले, उनके अनुयायी, उनके शिष्य, तमाम लोग जो हैं वे दर्शन भी करना चाहते हैं। तो कल शाम 4 बजे तक उनका अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो होनी हैं। शाम 4 बजे तक उन्हें समाधि दी जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल पहले ले जाया जाएगा। पालकी से उन्हें भक्त ले जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु, उनके शिष्य, उनके अनुयायी मौजूद हैं। पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती भी की गई है। वीआईपी जो हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और चलिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। आशीष, एक बड़ी विभूति अब हमारे बीच में नहीं रही। स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया। अब उनके अंतिम क्रिया को लेकर उनके चाहने वाले अनुयायी जो हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि देश दुनिया से भक्त आने वाले हैं उनके दर्शन करने को। जी पुनीत जी, शंकराचार्य जी का जो निवास स्थल था मणिदीप झोतेश्वर परमहंस गंगा आश्रम में, उनके ऐसे कई स्थान थे जहां शंकराचार्य निवास करते थे। तो वो उनका जो सबसे मूल निवास स्थान था मणिदीप आश्रम का एक हिस्सा है। एक उनका निवास स्थल बनाया गया है जहां से उन्हें पालकी के द्वारा गंगा कुंड ले जाया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को रात भर वहां रखा जाएगा। संकीर्तन के दौर चलेंगे, भजन रात भर चलेंगे, संकीर्तन होगा और सुबह से लोगों के जो वीआईपीज हैं और जो सारे लोग हैं जो दूर दराज से दर्शन करने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आना चाह रहे हैं, वह कल दिन भर दर्शन कर पाएंगे। शाम को 4 बजे तक दर्शन के लिए शंकराचार्य जी के पार्थिव शरीर को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन। खंडवार चर्चा नहीं करूंगा। लेखक कितने लब्ध प्रतिष्ठित अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान हैं, ये भी आप सब जानते हैं। जब स्वर कोकिला स्वर्गीय लता जी कहती हैं कि जब उन्होंने भारत की संसद में प्रवेश करने के पहले माथा टेक के प्रणाम किया तो सारा देश एक अलग भाव से भर गया। ये लता जी ने कहा
कि 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने का जुनून था जनता के दिल और दिमाग में। और जब उनने दीनानाथ जी मंगेशकर के एक कार्यक्रम में की स्मृति में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना था, उसके कार्यक्रम के लिए बुलाया तो व्यस्तता में सहजता से आए, और उस दिन के बाद लता जी कहती वो मेरे भाई बन गए, ऐसे भाई के जिनसे मैं कभी अलग नहीं हो सकती। सारे लेखकों के नाम आपके सामने हैं, इसलिए मैं खंडवार चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इन सब खंडों में जो चीजें हैं वो मैं अपने अनुभव से भी प्रकट करने का प्रयास करूंगा। मोदी जी के साथ वर्षों तक हमने काम किया है। मेरा पहला परिचय उनसे आया तब जब 1991 में मैं सांसद बना, और उसी समय श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा प्रारंभ हुई कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा। मोदी जी उस यात्रा के संयोजक थे, प्रभारी थे, और मुझे केसरिया वाहिनी का जो यात्रा से नौजवानों को जोड़ने का प्रयास था उसका संयोजक बनाया गया। अब मोदी जी ऊपर से देखने में कई बार लग सकता है कठोर है बहुत, लेकिन कितना संवेदनशील हृदय उनके अंदर छुपा हुआ है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एकता यात्रा के प्रभारी के नाते एक बड़ी टीम लेके वो सारी व्यवस्थाओं का काम देखते थे। 80 कार्यकर्ता लगातार दिनों रात यात्रा की व्यवस्था में लगे हुए थे। अब जम्मू तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यात्रा पहुंची, जम्मू से आगे रामबन की तरफ रवाना हुए, हम लोग भी पीछे पीछे थे, लेकिन अचानक सुरक्षा के कारणों से तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन केंद्र सरकार ने यह तय किया कि अब सड़क मार्ग से यात्रा नहीं जाएगी, और आग्रह किया डॉक्टर जोशी जी से कि आप हेलीकॉप्टर से पहुंचिए श्रीनगर और वहां चुने हुए लोगों के साथ लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराइए। बाकी लोगों को रोका गया, हम मायूस हुए। डॉक्टर जोशी जी के साथ मोदी जी भी पहुंचे, तिरंगा झंडा फहराया गया, और जम्मू में आके फिर यात्रा का समापन की सभा थी, आप में से कई लोगों को ध्यान होगा। उस समय यात्रा का वर्णन कर रहे थे मोदी जी। उनके जो 80 कार्यकर्ता लगातार दिनों रात साथ लगे हुए थे, वो यात्रा में जा नहीं पाए, तिरंगा झंडा फहराने का दृश्य देख नहीं पाए, इसलिए रात भर बैठे बैठे रोते रहे। और मोदी जी ने जब उनका विवरण सुनाया कि मेरे वो साथी जिन्होंने दिन और रात परिश्रम करके यात्रा को सफल बनाया, रात भर रोते रहे, और ये कहते कहते मोदी जी की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, गला रुंध गया। इतना संवेदनशील हृदय कि अपने साथी अगर रह गए तो इतना कष्ट कि वो कष्ट आंखों के सहारे बह निकला। एक नहीं, उनके व्यक्तित्व के अनेकों पहलू हैं। ये मैं कर्मकांड की बात नहीं कर रहा, कहने के लिए नहीं कह रहा, वह असाधारण व्यक्तित्व है। सचमुच में एक व्यक्ति नहीं, संस्था, असाधारण, अद्वितीय। और अगर महर्षि अरविंद जी ने कभी एक बात कही थी, सुपर ह्यूमन। उनके हर एक काम में, वो गुजरात के भूकंप के समय मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, उनके दिल में मैंने तड़प देखी, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे गुजरात के। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया, भुज अंजार तहस नहस हो गया,
और बाद में फिर जहां तक मुझे ध्यान है 1 अक्टूबर को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हम वो भूकंप में तबाह भुज और अंजार देख के आए थे, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते हम भाग गए थे, लेकिन मोदी जी का संकल्प था कि भुज हो, अंजार हो या भूकंप में बर्बाद बाकी गांव हो, उनको फिर से खड़े करके दिखाऊंगा। इस मलबे के ढेर से नया भुज खड़ा होगा, नया अंजार खड़ा होगा, नया गुजरात खड़ा होगा। 100 दिन के अंदर सारा मलबा हटाने का काम हुआ और 3 साल में फिर से भुज और अंजार ऐसे हो गए कि आज देश की ग्रोथ का इंजन बन गए। असाधारण काम था। एक मुख्यमंत्री के नाते, एक प्रशासक के नाते उन्होंने जो परिश्रम किया, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक उत्तम उदाहरण था। अब हम सब जानते हैं नर्मदा जी मध्य प्रदेश की भी जीवन रेखा है और गुजरात की भी जीवन रेखा है। आज मध्य प्रदेश फल और फूल रहा है तो नर्मदा मैया की कृपा है, और गुजरात को भी सुजलाम सुफलाम बनाया है तो नर्मदा जी के पानी ने बनाया है। अब नर्मदा जी पर बांध बनने थे, कई लोग सामने आए, बांध विरोधी, नर्मदा बचाओ, कदम कदम पर उन्हें बाधा खड़ी करने की कोशिश की। मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2005 के अंत में मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और हमने संकल्प लिया कि पानी अगर नहीं रोका, आज मैं कहना चाहता हूं इंदौर में बैठे मेरे बहन और भाइयों से, अगर ये इंदिरा सागर ना होता, अगर सरदार सरोवर ना होता, अगर ओंकारेश्वर ना होता, तो हम नर्मदा जी के पानी को छिपरा जी में कैसे ले जाते, गंभीर जी में कैसे लाते। चलिए बढ़ते हैं आगे। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यूरिया वितरण में गड़बड़ी का मामला जो सामने आया था, कई सारा यूरिया पहुंचा ही नहीं था, फिर बाद में निजी गोदाम पर यह मिला था। इस मामले में एक्शन हुआ है और डीपीएमके फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। डीपीएमके संचालक द्वारका प्रसाद गुप्ता पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर संजीदा थे और इसका फीडबैक उन्होंने लिया था। अफसरों को जांच करने और जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। 3 दिन तक जांच चली और इसमें गड़बड़ी की शिकायत को सही पाया गया। क्रिबको श्याम कंपनी और डीपीएमके की दरअसल शिकायत हुई थी और यूरिया के परिवहन और वितरण में अनियमितताएं, भारी अनियमितताएं पाई गई थीं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्योपुर आने वाले हैं। पीएम के दौरे के पहले सीएम ने कूनो पालपुर में तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले श्योपुर के कूनो पालपुर सेंचुरी में चल रही तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और विजय शाह भी पार्क में मौजूद रहे। सीएम ने विस्थापित ग्रामीणों के त्याग की चर्चा की, साथ ही चीता मित्रों से बात की। सीएम ने विस्थापित टोलों को राजस्व गांव बनाने के निर्देश दिए, साथ ही पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बताया। 20 साल से यहाँ से गांव विस्थापित किए थे और तब से प्रतीक्षा थी, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से भारत एशिया महाद्वीप में जहाँ चीते समाप्त हो गए थे, उनका आना वाइल्ड लाइफ के लिए मैं सदी की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है, बाड़े बने हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। भारत सरकार की टीम और मध्य प्रदेश सरकार की टीम ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की और अब इंतजार है 17 सितंबर के, जब प्रधानमंत्री जी आएंगे और चीतों को छोड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना था कि पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सारी तैयारियां पूरी करी हैं और तैयारी पूरी करने के बाद सब तरह के प्रबंधों का जायजा लिया गया है और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके पूरे पालन करने की पूरी तस्दीक की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सारे विषयों का निरीक्षण किया और हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं।
बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस लिहाज से उनके श्योपुर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। विधायक रामेश्वर शर्मा अधिकारियों के रवैये से नाराज हो गए। कोलार 6 लेन रोड का काम शुरू होने से पहले विधायक दरअसल पहुंचे थे, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी उन्हें मिला नहीं। विकास के लिए आप नौकर हो कि नौकरों की नौकरी करने के लिए नौकर हो? अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए ये बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कोलार 6 लेन रोड का काम शुरू होने से पहले विधायक दौरे पर पहुंचे थे। यहां वैकल्पिक सड़क बनाने को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इसके बाद रामेश्वर शर्मा भड़क गए। जब अधिकारी पहुंचे तो जमकर क्लास लगाई। सड़कों की अगर खराब और माली हालत रहेगी तो जो अधिकारी बंगलों में बैठे उन्हें सड़कों पे आना पड़ेगा। इसलिए पहले सड़कें सुधरेंगी, बंगले बाद में सुधरेंगी। और जिन अधिकारियों ने ये विलंब किया है उन अधिकारियों को भी सचेत होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की गलती की तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। वीआईपी बंगलों की मरम्मत में व्यस्त अधिकारियों ने विधायक के दौरे को अनदेखा कर दिया था, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने साफ कर दिया कि जनता के मसले ज्यादा जरूरी थे। पहले सुधारना है कि सड़कें पहले सुधारना है? क्या करना है? बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के न पहुंचने और रामेश्वर शर्मा के नाराजगी जताने के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का बयान आया। उन्होंने कहा कि कल मैं भोपाल जाऊंगा तो हमारे सम्मानीय विधायक जी से सारी जानकारी लूंगा। जो कुछ भी चूक हुई होगी उसका निराकरण हम करेंगे। विधायकों का भी सम्मान रहना चाहिए, कोशिश करेंगे सम्मान बना रहे। परसों से विधानसभा शुरू हो रही है। कल मैं भोपाल जाऊंगा तो हमारे सम्मानीय विधायक हैं, उनसे सारी जानकारी लेंगे। अभी भी मोबाइल से हम बात करते हैं और जो कुछ भी चूक हुई होगी उसका निराकरण करेंगे। विधायकों का भी सम्मान रहना चाहिए, हमेशा इसकी भी कोशिश करेंगे कि सम्मान बना रहे। कमलनाथ ने जेएस की दावेदारी पर बड़ा बयान दिया है, साथ ही कुपोषण को लेकर सरकार को घेरा है। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी पलटवार कर रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जेएस ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 77 सीटों पर जेएस युवाओं को मौका देगी। हीरालाल अलावा के बयान पर कमलनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि जेएस का डीएनए कांग्रेस का है, लेकिन पीसीसी चीफ ने ये भी साफ किया कि टिकट उनको ही दिया जाएगा जो जीत दर्ज कर सकें। जहां भी जेएस जीतने की स्थिति होगा, जेएस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जहां वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट देंगे। मंदसौर के दूधा खेड़ी माताजी में लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ भक्त दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। आने वाले भक्तों की मान्यता है कि यहाँ लकवे की बीमारी से लोगों को काफी निजात मिल जाती है। दूधा खेड़ी माताजी का मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ होलकर राजाओं को शासनकाल में माताजी की उन्होंने छतरी बनवाई गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित इस मंदिर में कई राज्यों के भक्त पहुंचते हैं। माता में लोगों की अपार आस्था है। इस महीने माता के दरबार में करीब 53 लाख रुपए और सोने चांदी का हवा चढ़ाया गया। समय के साथ साथ मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और चमत्कार तो यही है कि लकवा पीड़ित जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, मरीज आते हैं, उनका बहुत जल्दी आराम आ जाता है। 6-7 दिन में लगभग आराम मिल जाता है। और हम लोग भी नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक आते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।